हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई के द्वारा क्लास 10th के लिए रिलीज़ किया गया था। ये 2023 एंड 24 का सैम्पल पेपर है जिसको हम ये करेंगे सॉल्व। ओके, इसका कुछ ये सिंपल सा इंस्ट्रक्शन सब है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि जब एक दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट है जो कि जिसको हम डालेंगे दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो कंटेन करता है बैरियम क्लोराइड को। तो फिर जो है सो ये बताना है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द एबव रिएक्शन, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में इसका हमारा आंसर होगा बैरियम सल्फेट, ठीक है, क्योंकि ये जो है सो सोडियम सल्फेट जो है सो सोडियम क्लोराइड बना लेगा डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके, और बैरियम क्लोराइड जो है सो उसमें से क्लोराइड हट करके बैरियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट। तो इसका कलर हो जाएगा हमारा कलरलेस, ठीक है। और क्योंकि जो है सो ये जिंक सल्फेट बना लेगा जो कि आपका कलरलेस होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। तो इसमें से कौन सा वो हो सकता है? तो इसमें है होगा आपका NaHCO3, ठीक, आपका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका होगा, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब containing metal X, a colorless gas is produced when a burning matchstick is brought near it. Which of the following correctly represents metal X? तो एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जो कि एक टेस्ट ट्यूब में है उसमें एक मेटल कंटेन कर रहा है, उसमें हम डालेंगे तो जो है सो एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होगा जब हम एक मतलब मैच स्टिक जो जलता हुआ उसको उसके पास ले जाएंगे। तो कौन सा मेटल वो है हो सकता है रिप्रेजेंट करता है मेटल एक्स को? तो इसमें आपका आंसर होगा सोडियम, ठीक है। तो उसके बाद अब हम आगे चलेंगे। अगला है कि सोडियम ऑक्साइड का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, ठीक है। तो इसमें होगा आपका सोडियम ऑक्साइड का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देगा ऑप्शन बी, ठीक है। फिर इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कौन सा इसमें से मतलब ऐसा एलिमेंट होगा जो कि एटॉमिक नंबर जिसका कितना होगा जो कि बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 नंबर सोडियम का होता है ना, तो ये एक बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस कारण से इसमें हम ऑप्शन डी देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है जिसका 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिल्ड है थर्ड सेल में एज इन द सेकेंड सेल, ठीक, मतलब सेकेंड सेल में जितना है उसका 50% थर्ड सेल में है। तो सेकेंड सेल में हमारा होना चाहिए 8 का हाफ होता है 4, दैट मीन्स 2 और 8 के बाद हमारा 4 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 8 10 प्लस 4 तो 14 होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
तो इसमें से किस ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड द बॉडी जो है सो फूड ये होता है, क्या कहते हैं, ब्रोकन होता है और एब्जॉर्ब होता है। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, मशरूम। ठीक, मशरूम यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गेन। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन, तो ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारा प्रेजेंट होता है टंग में। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा टंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फार्मर है, उसको जो है सो बनाना प्लांट जेनेटिकली सिमिलर, मतलब ग्रो करना है बनाना का प्लांट जो कि जेनेटिकली सिमिलर हो इसके टू द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड। मतलब जो उसके फील्ड में बनाना प्लांट्स हैं उससे जेनेटिकली सिमिलर हो, ऐसा उसको ग्रो करना है। तो इसके लिए वो कौन सा प्रोसेस यूज़ करेगा? तो उसको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए ऑप्शन सी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट की हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय। तो वो किस चीज़ से रेगुलेटेड होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि है ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय अ जीन। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक स्पोर्ट्समैन जो है सो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, जो कि वो मतलब डेली एक्सरसाइज करता था, उसके बाद लॉन्ग ब्रेक के बाद वो एक्सरसाइज किया तो उसको जो है सो मस्कुलर क्रैम्प का से सफ़र करना पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे होगा का कारण है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। तो कन्वेक्स मिरर के पास में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका जैसे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिहाइंड द मिरर। ठीक, और इसके साथ साथ ये कि बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद व्हेन अ लाइट इंटर्स द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक्स ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे हमारा कारण है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन सी होगा इसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन है कि इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनसेप, मतलब यूनेप, to freeze the production of X to prevent depletion of Y. X and Y respectively referred here are। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाता है सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये किसके मतलब प्रोडक्शन के ऊपर फ्रीज करने के लिए किया गया था? तो CFCs के प्रोडक्शन के लिए, और जिससे कि डिप्लीशन किसका रुक सकता है? तो ओजोन का। ठीक है, तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेट्स टू अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के लिए कौन सा मतलब रिप्रेजेंट करता रिलेट करता है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन ए रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यही हमारा रिप्रेजेंट करता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ये कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस ब्रेक होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। तो ये आपका एग्ज़ाम में फिक्स है कि 4 एसर्शन रीजन होना ही है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि एसर्शन दिया है जो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एंडोथर्मिक इन नेचर, और रीजन है इसका कि एज रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। ठीक है। तो इसका हमारा होगा 17 का डी होगा ऑप्शन, मतलब assertion is false बट रीजन इज ट्रू। ठीक है। तो इसका हमारा डी जो है वो होगा सही 17 का। फिर उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू अ सेक्सुअल मोड। तो ये तो हम लोग भी जानते हैं कि सेक्सुअल मोड में जो कुछ कुछ चेंजिंग जो होता है, वेरिएशन, वो हमें हेल्प करता है ज़्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज़ करता है। ठीक है। तो इसका रीज़न दिया हुआ है वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेजेस टू द इंडिविजुअल्स फॉर सर्वाइवल। ठीक है। तो इसका हमारा दोनों सही है, एसर्शन रीजन दोनों सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए। ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा assertion कि a compass needle is placed near current carrying wire. The deflection of a compass needle decreases when the magnitude of current is in the wire is increased. Reason: the strength of the magnetic field at a point near the conductor increases on increasing the current. ठीक है। तो इसमें हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे एसर्शन फिर से गलत है और रीजन ट्रू है। तो रीजन आपका सही होने के कारण यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। ठीक। रीजन है इसका कि इट इज़ ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। ठीक है। तो इसमें हमारा एसर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, क्योंकि जैसे ये कॉम्प्लेक्स मतलब आपका इसमें हो जाएगा एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल्स, हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस हेयर, सपोर्ट योर आंसर, सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विथ 2 आर्गूमेंट्स। तो इसका आंसर आप जो है सो देख सकते हैं कि ये रहा इसका आंसर। जो रिस्पॉन्स में हम दे सकते हैं कि यहाँ पे टेक प्लेस हुआ है, तो इसका रिस्पॉन्स होगा कि बबल का जो है सो फॉर्मेशन, मतलब बबल ऑफ गैस, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुआ है, और चेंज इन कलर
जैसे जिंक से सिल्वरी ग्रे टू ब्लैक का चेंज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 3 आर्गूमेंट्स में से कोई 2 आर्गूमेंट आपको देना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बताने होंगे। वो यहाँ पे दिया हुआ है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रायो विद इन द ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है सेकेंड कि द ओव्यूल डेवलप्स टू अ टफ कोट इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड, ठीक है। फिर उसके बाद है कि द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट, ठीक है। उसके बाद फिर द पेटल्स सेपल्स स्टेमेंस स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रीवेल एंड फॉल ऑफ, ठीक। तो ये 4 इसका होगा आंसर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में, जो कि आपका मतलब 4 इसमें लिखना होगा, ठीक। उसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, नेम द ऑर्गन डेट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन, ठीक। तो यहाँ पे पर्पस हम जानेंगे। तो पर्पस है ये कि यूरिन का फॉर्मेशन से फिर जितना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड हमारे ब्लड का वो निकलता है, मतलब वो सेक्रेट करने के लिए हम जैसे ये करते हैं। और ऑर्गन जो कि स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर और रिलीज के लिए यूरिथ्रा। तो ये 2 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद है हमारा कि वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर एज वेन्स हैव वॉल्व्स, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न है हमारा कि ये ब्लड जो है सो इमर्ज करता है फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर और फ्लो करता है थ्रू आर्टरीज। और इस प्रेशर को बियर करने के लिए उसके पास थिक एंड इलास्टिक वॉल्व्स होता है, ठीक है। वहीं पे वेन्स के पास वॉल्व्स होता है टू इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। नहीं तो अगर पीछे आ जाएगा तो फिर इससे प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं। इसी कारण वॉल्व्स का ये रहता है, मतलब वेन्स में वॉल्व्स होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। मीडियम 1 का 1.6, मतलब मीडियम बी का 1.8 और मीडियम सी का है 1.5। A ray of light is traveling from A to B and another ray is traveling from B to C, ठीक। तो इन विच ऑफ द 2 केसेस द रिफ्लेक्टेड रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो और उसका सेकंड क्वेश्चन है कि इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज इन द सेकंड मीडियम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो जब लाइट ट्रेवल, इसका फर्स्ट में होगा कि जब लाइट ट्रेवल करता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे तो वो टुवार्ड्स नॉर्मल मूव करता है। इसी कारण ये बी का जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ग्रेटर है ए से, इसी कारण टुवार्ड्स द नॉर्मल वो बेंड करेगा जब वो जाएगा ए टू बी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि स्पीड ऑफ मीडियम विल इंक्रीज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी, क्योंकि जैसे उसका सी का मतलब रेयरर मीडियम है सी,
तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ वायर जिसका रेसिस्टेंस आर है, इसको कट करते हैं हम 3 इक्वल पार्ट्स में और इसको कनेक्ट करेंगे हम पैरेलल में। तो अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का R1 है, तो रेशियो क्या होगा, R1 रेशियो R का। तो इसके लिए हम देखेंगे कि मतलब जब हम रेसिस्टेंस निकालेंगे ईच पार्ट का, तो सबसे पहले रेसिस्टेंस हो जाएगा R/3 ओम, ठीक है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर, ठीक। तो 1/R1 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे जो पैरेलल कनेक्शन का निकालने के लिए यूज होता है फॉर्मूला, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक। तो उससे 9/R आ जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो जब हम निकालेंगे तो R1 इज इक्वल टू R/9 आ गया। तो R1/R का रेशियो आ जाएगा 1/9, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है कि 1:9 का यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि रेफर टू द इमेज बिलो एंड स्टेट हाउ मैनी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर आउटसाइड द मैग्नेट। What happens to the magnetic field when current is in the circuit is reversed, ठीक है। तो ये हमारा पिक्चर दिया हुआ है, इसके बेसिस पे बनाना, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए कि दिया हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड जो है का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड। तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्राउडेड कहाँ पे था, तो जैसे ये था, तो इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो यहाँ पे स्ट्रांग होगा। इसका मतलब ये यहाँ पे कहेगा कि दिस मीन्स द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम नियर द पोल्स एंड इट रिड्यूसेस एज वी गो अवे फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा था कि जब रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, तो डायरेक्शन करंट को रिवर्स करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स्ड। तो अगर करंट रिवर्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमको अप्लाई करना होगा कि जैसे 10% जो हमने देखा था कि अगर लीफ को कोई कैटरपिलर खाता है तो उसका 10% जाएगा इसके में, फिर सेम इसको साथ भी होगा, फिर इसको खाने वाले के साथ भी वही होगा कि इसके एनर्जी का 10% मिलेगा इसको, ओके। फिर आ जाता है ये मंगूस इसको स्नेक को खाएगा तो भी स्नेक का 10% मिलेगा उसको, तो ये 10% होगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल्स, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो है सो हमारा होगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल है यहाँ पे कैमेलियन का, ठीक है। तो इसके पास अगर 100 जूल्स है तो इसका मतलब इसके पास होगा 1000 और इसके पास होगा 10,000, ओके, क्योंकि 10 टाइम्स जैसे इंक्रीज होता है, सही आ जाता है हर ट्रॉफिक लेवल 10 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर लेवल के पास 10,000 होगा। इसका रीज़न हम दे सकते हैं कि बिकॉज ऑफ 10% आफ्टर ईच ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज बाय 10 टाइम्स, ठीक है।
फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन होता है कि इज इट पॉसिबल टू हैव मोर देन 2 ट्रॉफिक लेवल्स इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि हमारे पास जो है सो इनफ एनर्जी ही नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसे जो एनर्जी कम होगा तो यहाँ पे 100 है, फिर यहाँ पे जो है सो 10 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो फिर इससे पीछे में कहाँ जाएगा एनर्जी, तो एनर्जी आपके पास बचेगा ही नहीं जो आप इससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल मैनेज कर पाओ। तो इसका आंसर होगा नो, और इसका जस्टिफिकेशन हम यही देंगे कि एनर्जी आपके पास बचेगा ही नहीं, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या रहा है कि द रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल लाइक आयरन एंड मैंगनीज। टू गिव रीजन वाई एवर रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। उसके बाद फिर आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। फिर गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन। तो इस सब का आंसर हो, इसको हम थर्माइट रिएक्शन इस कारण कहते हैं क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इस कारण से ये इसको हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। और फिर ये मेटल जो होता है, या इसमें हम ये भी दे सकते हैं कि मेटल जो ऑब्टेन होता है वो या तो मोल्टेन या लिक्विड स्टेट में होता है, इस कारण हम इसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो कौन सा रिड्यूस्ड हुआ। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड जो हो रहा है वो है एल्यूमिनियम, और जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो मैंगनीज ऑक्साइड हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि एल्यूमिनियम को क्यों प्रेफरेबली यूज़ किया जाता है। तो उसको इस कारण यूज़ किया जाता है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में Fe और मैंगनीज से ऊपर है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन और मैंगनीज से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि an element M with electronic configuration 283 combines separately with chlorine SO4 -2 anion. Write the chemical formula of the compound formed. उसके बाद predict the suitable region, the nature of the bond formed by element M in general. How will the electrical conductivity of the compound formed vary with respect to M? ठीक है, तो M जो है सो ऐसे कंपाउंड फॉर्म करेगा, फिर उसके बाद M इन जनरल जो है सो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये इट एक्वायर्स अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन 28 बाय यूजिंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म M3+ कैटायन। ठीक है, उसके बाद फिर कंपाउंड फॉर्म विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड molten state but not in solid state in contrast to M। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडिश ब्राउन मेटल है जिसको X कहेंगे, जब इसको हम हीट करते हैं एयर में तो ब्लैक कंपाउंड देता है जो कि Y है, और उसको हम जब हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस तो हमें देता है X बैक। तो X इज refined by the process of electrolysis. This refined form of X is used in electrical wiring. Identify X and Y. Draw a level diagram to represent the process of refining। ठीक है, तो इस आंसर होगा आपका कि X जो है सो कॉपर है और Y हमारा कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, और फिर डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ X। तो देखिए ये कैथोड पे हमारा प्योर कॉपर है, एनोड पे जो है इम्प्योर कॉपर है, और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और
टैंक में हमने ये सब चीज़ों को लिया और कॉपर 2 जो है सो इसके पास जाएगा एनोड से कैथोड के तरफ, और ये एनोड का मड होगा, ये इस तरह से हमारा रिफाइनिंग होगा एक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डेली डाइट बाय डॉक्टर्स, जस्ट जस्टिफाई इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, आयोडीन हमारे बॉडी में इस कारण इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सिंथेसिस करता है हमारे थायरोक्सिन हार्मोन को। ठीक है, फिर वो थायरोक्सिन रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को, जो कि हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, फिर उसका थायरोक्सिन प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ इन द बॉडी, तो सबसे बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वही सेक्स डिटर्मिनेशन का ये, तो 50% चांस होता है कि या तो वो बॉर्न होगा गर्ल या फिर बॉय। तो ये मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव मैटरनल कॉपी एंड पैटर्नल कॉपी। We have 22 such chromosomes. One pair of chromosomes called sex chromosome is odd in not always being a perfect pair. Women have a perfect pair of sex chromosomes, both called X. Okay, but men have mismatched pair of sex chromosome in which one is normal sized X chromosome while other is shorter one called Y chromosome. A child receives one chromosome from mother which is essentially X chromosome. A child who inherits X chromosome from her father will be a girl, and one who inherits Y chromosome from him will be a boy. ठीक है, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर 1। In the figure given below, a light travels from air into semicircular plastic box. Give a reason why the ray does not deviate at the semicircular boundary of the plastic block. So complete the ray diagram of the above scenario when the light ray comes out of the plastic block from the top flat end. ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और क्योंकि जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है सो किसी मीडियम में वो हमेशा कम होता है एयर के कंपैरिजन में, तो इसका रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि ये रे ऑफ लाइट जो है सो क्यों नहीं यहाँ पे जो ब्लॉक का ऐसा सेमी सर्कुलर पोर्शन है वहाँ पे क्यों नहीं डेविएट किया, वहाँ पे सीधा क्यों चला गया। ठीक है, तो इसके पीछे हुआ कि द रे ऑफ लाइट इज अंडरगोइंग नॉर्मल इंसिडेंस एट द एयर प्लास्टिक ब्लॉक इंटरफेरेंस एंड फॉर नॉर्मल इंसिडेंस देयर इज़ नो डेविएशन। ठीक है, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस होता है यहाँ पे, और नॉर्मल इंसिडेंस के कारण यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हुआ। उसके बाद हमारा थर्ड है जिसमें हमें बताना था कि कैसे जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अरे यहाँ से किया तो फिर यहाँ पे डेविएट हुआ, तो एक क्रेडिट एरोज रिफ्लेक्टेड रे मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये सब कुछ है।
उसके बाद हमारा ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसे दोगे आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टेट द लॉ दैट एक्सपीरियंस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट with respect to the measurable properties in an electrical circuit. List the factors on which the resistance of a conductor depends. ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मतलब कुछ ना कुछ इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है, तो इसको पक्का पढ़ के जाइएगा। ये इसका आंसर होगा कि जो इस लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट करता है कि हीटिंग मतलब जो हीट डिसिपेटेड होता है रेजिस्टर के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, उसके बाद फिर द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और उसके बाद आपका ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। या फिर इसका अल्टरनेटिव आंसर ये भी हो सकता है कि H इज इक्वल टू I²RT, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरे का आंसर होगा कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है किस किस फैक्टर्स पे, तो द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उसके बाद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर नेचर ऑफ मटेरियल, फिर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और इसमें से कोई भी 2 दे दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि अनन्या रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चन व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विथ मेटालिक बॉडीज आर कनेक्टेड टू द मेन्स थ्रू अ 3-pin plug whereas an electric bulb can be connected with 2-pin plug. C rod 3-pin connection reduce heating of connecting wires. Is her correct answer correct or incorrect? Justify. What is the function of a fuse in domestic circuit? ठीक है, तो सेफ्टी डिवाइसेस से भी क्वेश्चन होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी बेचारी अनन्या का आंसर जो है सो गलत हो जाता है, और यहाँ पे हमारा जो है सो ये होगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जिसका मेटालिक बॉडीज़ होता है उसको अर्थ वायर से हम कनेक्ट करते हैं, जिससे कि वो लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है कंडक्टिंग पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट। और इन केस जैसे कोई एक्सीडेंटल लीकेज होता है करंट का तो थ्रू द कंडक्टिंग बॉडी, तो क्या होगा कि जैसे ही मतलब कहीं भी लीकेज जो होगा, जैसे मेटल का अप्लायंस है तो वो खुद भी करंट कंडक्ट कर लेगा, तो अगर कहीं से लीकेज होता है तो वो कंडक्ट जो करने जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, जिससे कि जो भी शॉक होगा या करंट होगा वो फ्लो कर जाएगा सीधा उसी वायर से अर्थ में, तो इस कारण से ये सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम करता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो है तो सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है, जो ऑपरेट करता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और इसका एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज मेटल वायर और स्ट्रिप, जो कि मेल्ट करता है जब एक्सेस करंट फ्लो करने लगे। तो ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इस पे ही बेस्ड है, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट अब हम सेक्शन डी पे पहुंच गए, अब मात्र जो है सो कुछ 6 क्वेश्चन बचे हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहमत क्लासिफाइड रिएक्शन between methane and chlorine in presence of sunlight as a substitution reaction. Support Rahmat's view with suitable justification and illustrate the reaction with the help of balanced chemical equation. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस
of brine solution. Write the chemical equation to represent the change. Identify other products formed in the process and give one application of each. ठीक है, तो इसका हमारा आंसर कि रहमत का जो ऑब्जर्वेशन है वो एकदम सही है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है बाय हेटेरो एटम जैसे कि क्लोरीन। तो यहाँ पे जैसे बन जाएगा हमारा CH4 प्लस Cl2 जो है तो CH3Cl प्लस HCl हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, फिर या फिर एनी अदर रेलिवेंट इक्वेशन जो है इन द चेन रिएक्शन वो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कॉस्टिक सोडा और हाइड्रोजन 1/2 यूजेज एनी वन ईच, मतलब सोडियम इसका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है डिक्रीजिंग ऑफ मेटल में। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। फिर हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, मार्गेरीन और मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से कोई भी आप 2 यूजेज मेंशन कर दीजिएगा, 2 या 1 से भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी के और में हमारा एक क्वेश्चन है कि राइना while doing certain reaction observed that heating of substance X with vinegar like smell with a substance Y which is used as an industrial solvent in presence of concentrated sulfuric acid on a water bath gives a sweet smelling liquid Z having molecular formula C4H8O2 when heated with caustic soda NaOH. तो Z gives back sodium salt of and the compound Y. Identify X, Y and Z. Illustrate the changes with the help of suitable chemical equation. ठीक है, तो इसका कि X जो है सो इथेनोइक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड कह सकते हैं इसको, जिसका फॉर्मूला होगा CH3COOH। ठीक है, फिर Y हमारा इथेनॉल है या फिर इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होगा C2H5OH। ठीक है, फिर उसके बाद Z जो है सो हमारा इथाइल इथेनोएट है या फिर ईस्टर कह सकते हैं जो कि है CH3COOC2H5। ठीक है, और यहाँ पे हम जैसे कि इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल को जब हम ऐड करेंगे तो एसिड में तो आपका फॉर्मेशन होगा ईस्टर का। ठीक है, और उसके बाद फिर ये NaOH के थ्रू इसको जब हम डालेंगे तो ये कंपाउंड आपका बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कुछ सर्टेन सिचुएशन है तो हमें एनालाइज करना है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है किसी पर्सन पे। तो एक मतलब टेस्टिस जो है सो एक मेल बॉय का वो डिसेंड नहीं कर पा रहा है इनटू स्क्रोटम, तो ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट तो क्या इम्पैक्ट होगा। फिर ऐसे ही वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन इज प्लग्ड तो क्या डिफरेंस होगा, मतलब क्या इम्पैक्ट होगा। फिर प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा। फिर उसके बाद है कि एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड इन अ ह्यूमन फीमेल तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा। फिर प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली तो क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट में जो है सो होगा क्या कि आपका स्पर्म फॉर्मेशन जो है सो एडवर्सली अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि इसको ये लोअर टेम्परेचर चाहिए देन द बॉडी टेम्परेचर।
ठीक है, इस कारण से। उसके बाद फिर वास्ट डिफरेंस का जो है सो पासेज वो होता है स्पर्म का, तो स्पर्म ही नहीं ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि अगर वास्ट डिफरेंस ही प्लग्ड हो जाएगा तो फिर आपका स्पर्म कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल्स फंक्शनल नहीं होंगे तो एंड दे विल नॉट ऐड सेक्रीशंस फॉर नरिशमेंट एंड मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद है कि जब एग नहीं फर्टिलाइज्ड होगा ह्यूमन फीमेल में, तो वो एक दिन के लगभग रहता है, अबाउट 1 डे। उसके बाद वो थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक हो जाता है और डिस्चार्ज होने लगता है हमारा ब्लड और म्यूकस along with the unfertilized egg, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। फिर उसके बाद आता है कि जब ये प्लेसेंटा नहीं अटैच हो पाएगा यूट्रस से, तो क्या होगा, तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो नहीं प्रोवाइड होगा ग्रोइंग एम्ब्रायो को, और इससे उसका ग्रोथ अफेक्ट हो सकता है और उससे काफ़ी सारा सीरियस प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम इसके और वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या रहा है कि ए डॉक्टर हैज़ एडवाइज समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। विच डिजीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम? नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। उसके बाद विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द areas of rapid cell division in a plant and which hormone inhibits growth, ठीक है। तो इसका हमारा होगा कि ये समीर जो है सो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है और जो हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इंसुलिन, और ये सेक्रीट होता है पैनक्रियाज से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि साइटोकाइनिन्स जो है सो होता है ग्रोथ हार्मोन, और उसके बाद फिर एब्सिसिक एसिड जो है सो इसको इनहिबिट करता है, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हार्मोन जो प्रेजेंट होता है रैपिड सेल डिवीजन के एरिया में वो साइटोकाइनिन्स, और जो हार्मोन को मतलब हार्मोन इनहिबिट करता है ग्रोथ वो है एब्सिसिक एसिड। तो 36 क्वेश्चन है कि ये मतलब दिया हुआ है कि इमेज, इसमें वो किस तरह का लेंस जो है सो एवं शो किया गया है इसमें, और ये भी कह रहा है कि अगर इफ़ रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन दिखाते हुए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होना चाहिए। उसके बाद फिर थर्ड में कि ड्रॉ अ नीटली नरेबल डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशन्ड इन 2, ठीक है। तो मतलब सेकंड में जैसा बनेगा उसी का एक इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बना देना, ठीक है। तो ये इसमें कह रहा है कि हमारा जो लेंस जो शो कर रहा है वो है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इसको हम निकाल सकते हैं कि इस केस में मतलब यहाँ पे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इस केस में v इज इक्वल टू 7 मीटर है और f इज इक्वल टू 5 मीटर। तो जो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हम ये मिलता है। फिर यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ये -17.5 मीटर। तो इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड will be placed 17.5 मीटर ऑन द लेफ्ट फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर की 2 रेज, ये मतलब थर्ड नंबर में हम ये रे डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे ये इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये न इसमें मतलब देख सकते हैं कि कैसे ये न 2 रेज को भेजा गया, एक डायरेक्ट पैरेलल है जो कि फोकस पे मीट करके इधर करेगा, और एक जो डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कर रहा है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे बन गया आपका रेड डायग्राम। फिर इसके बाद हमारा है दूसरा क्वेश्चन, जो कि इसके और में पूछा है कि ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 14 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। फिर व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। उसके बाद ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एज मेंशन्ड इन पार्ट 1। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इसमें सब देख ही लिया हमने कि कैसे फार्मूला का यूज़ करके जैसे यूज होगा, और फिर बिहाइंड द मिरर ये ऑब्टेन होगा, और फिर यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 4/3 और इसका ये इमेज फॉर्मेशन ऑब्टेन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये रहा सेक्शन ई। इसमें जो है सब क्योंकि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है केस बेस्ड क्वेश्चन अब आने लगा है, तो देख सकते हैं कि ये 3 क्वेश्चन है जो कि केस बेस्ड है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि द टेबल गिवन बिलो शो द हिंट्स गिवन बाय द क्विज मास्टर इन द क्विज। तो हिंट है इसका कि सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, सी हैज़ 2 कार्बन एटम्स, सी इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ ए इन प्रेजेंस ऑफ alkaline potassium permanganate followed by acidification, misuse of A in industries is prevented by adding methanol, benzene and pyridine to A। उसके बाद फिर F is formed on heating A in presence of concentrated sulfuric acid। उसके बाद F reacts with हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट। तो इस हिंट के बेसिस पे जो ये यहाँ पे दिया गया है, इसके बेसिस पे गिव द IUPAC नेम ऑफ ए एंड एफ। ठीक है, फिर इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द चेंज टेकिंग प्लेस। ठीक है, ये बताना है, या फिर और में है कि नेम द chemical reaction which occur in 2 to 5 steps 2 and 5, identify the compound formed in these steps if A is replaced with its next homologue। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके, तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर कि यहाँ पे A जो है सो रिप्रेजेंट करता है इथेनॉल को और F रिप्रेजेंट करता है एथीन को। तो यहाँ पे CH3 को बॉन्ड करने या तो CH2OH के साथ बॉन्ड करके ए को जब हम ये कर रहे हैं तो अल्कलीन इस पे ये रिएक्शन होने के बाद हमारा ये फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद फिर बी में वही जो रिएक्शन, इसके बाद आपका इस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, फिर आता है आपका कि ऑक्सीडेशन या एडिशन या हाइड्रोजनेशन हो रहा है उसमें रिएक्शन। उसके बाद फिर क्या फॉर्मेशन होगा, तो प्रोपेनॉल और प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा। ये और का आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें फिगर A to D में आप देख सकते हैं कि राहुल के फादर का है, राहुल का है, फिर राहुल मदर और राहुल सिस्टर। तो इसमें यहाँ पे उसका ईयर लोब जो है सो जॉइंट है और वहीं पे इसका जो है सो और सबका फ्री है। ठीक, तो इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद वो जो है सो सब ये अपना फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाया, सब कुछ चेक करने के लिए जो कैसा ये फाउंड होता है, तो एक्साइटमेंट के कारण। तो अपना ये सब देखने के बाद इस डाटा के बेसिस पे आपको बताना है कि किस कैरेक्टरिस्टिक को, विच ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब appears to be dominant in this case।
और वाई। उसके बाद आता है कि इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री ईयर लोब लिंक टू विथ सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फिर व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब इज प्रेजेंट इन फादर, मदर, राहुल एंड हिज सिस्टर निशा। उसके बाद फिर है कि राइट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच ऑफ दिस फैमिली मेम्बर्स विच एक्सपीरियंस द इनहेरिटेंस ऑफ दिस कैरेक्टर इन दिस फैमिली। उसके बाद फिर जीन फॉर फ्री ईयर लोब को हम प्रेजेंट करेंगे एफ से, और जीन फॉर अटैच्ड ईयर लोब को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से। ठीक है। उसके बाद इसी का और में दिया हुआ है कि सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयर lobes. What type of ear lobe can be seen in Suresh and his sister Sia? ठीक है। एक्सप्लेन बाय गिविंग जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं इस तरह से कि मतलब फ्री ईयर लोब डोमिनेंट होगा, क्योंकि ये फाउंड होता है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में। ठीक है। फिर ये जो है सो सेकेंड का कि ये नो इट इज़ नॉट लिंक्ड विथ सेक्स as per the data of the family as well as the class, it indicates that free ear lobe is present in male as well as female। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे जो फादर है उसका FF दिया हुआ है, मदर का भी FF। तो राहुल का जो है सो अटैच्ड ईयर लोब हो गया। वहीं पे निशा जो है सो फ्री ईयर लोब भी हो सकता है। ठीक है, उसकी बहन का। ठीक है। उसके बाद आता है कि ये सुरेश फादर FF अटैच्ड ईयर लोब, सुरेश मदर FF अटैच्ड ईयर लोब, सुरेश FF अटैच्ड ईयर लोब, सिया FF अटैच्ड ईयर लोब। इफ बोथ पेरेंट्स हैव रिसेसिव कैरेक्टर देन ऑल द चिल्ड्रंस हैव रिसेसिव कैरेक्टर्स ओनली। मतलब जब दोनों पेरेंट्स के पास सेम कैरेक्टर होगी जो रिसेसिव है, तो वो जो बच्चा होगा वो उसके पास भी रिसेसिव कैरेक्टर्स ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर होता है कंप्लीट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिख रहा है कि ये मतलब विनीता एंड अहमद demonstrated a circuit that operates the two headlights and the two side lights of a car in their school exhibition. Based on their demonstrated circuit, answer the following question। तो कहना है कि state what happens when switch A is connected to position 1। position 1 मतलब कि यहाँ पे जो है सो स्विच कनेक्ट हो जाए। उसके बाद दूसरे में कि पोजीशन 3 पे जब कनेक्ट हो जाए ये, तो क्या होगा, मतलब पोजीशन 3 इस जगह पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प व्हेन lit। उसके बाद फिर कैलकुलेट द करंट इन ईच लैम्प, जो जिसका एक का मतलब 12 ओम वाले का क्या होगा, 12 ओम के रेसिस्टेंस वाली लैम्प का कितना करंट होगा, वहीं पे 4 ओम वाले का कितना होगा। ठीक है। फिर शो विथ कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प 4 ओम और 12 ओम हैज़ द हायर पावर। ठीक है, तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। इसमें जब हम पोजीशन 2 पे करेंगे तो सिर्फ 12 ओम वाला लैम्प जो है सो ऑन होगा। वहीं पे जो है सो जब हम पोजीशन 3 पे करेंगे तो 4 ओम का लैम्प ही सिर्फ ऑन होगा। ठीक है। उसके बाद है कि 12 वोल्ट का जो बोथ सेट ऑफ लैम्प एंड ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल। तो मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का होगा दोनों लैम्प के लिए, दोनों सेट जो है लैम्प्स का, और सब जो है सो पैरेलल में ही होंगे। ठीक है। फिर वहाँ पे आता है कि 12 ओम लैम्प्स आर ऑन व्हेन द वायर इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। ठीक है।
तो जो है सो वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रैम्प होगा आपका 12 वोल्ट। उसके बाद फिर ओम्स लॉ के थ्रू जैसे कि V इज इक्वल टू IR, तो ओम्स लॉ निकाल सकते हैं। फिर I का वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर इससे, ठीक है। फिर 4 ओम का जो रैम्प है जब ऑन होगा, जब कनेक्टेड होगा पोजीशन 3 पे, तो फिर वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम का रैम्प होगा आपका 12 वोल्ट। और फिर ओम्स लॉ के थ्रू आप जैसे I इज इक्वल टू V/R करके 3 एम्पियर इसका आ जाएगा करंट। उसके बाद ये पावर निकालने वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें ये देख सकते हैं कि P इज इक्वल टू V² R होता है। तो फॉर ऑल लैम्प्स इन पैरेलल, मतलब सारे लैम्प्स पैरेलल में है तो सबका वोल्टेज भी जो है सो इक्वल होगा। इस कारण से ये 4 ओम के लैम्प के लिए पावर हो जाएगा V², मतलब 12 × 12/4, तो 36 वाट होगा। और वहीं पे जो 12 ओम के लैम्प्स होंगे तो V²/R, तो 12 × 12/12 होता है, तो 12 वाट ही होगा। इस कारण से 4 ओम का जो लैम्प है इसमें हायर पावर होगा। तो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर, ये पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया। अब वो भी सिर्फ 1 घंटे में। तो ऐसे ही हम जैसे सारे सब्जेक्ट्स का आने वाले हैं, तो आप हमारे ऐसे ही सैम्पल पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम जो है सो एकदम फटाफट, जैसे 1 घंटे में आपने पूरा सैम्पल पेपर देखा है, इससे भी कम टाइम में हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सैम्पल पेपर ये दिखा दे और सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।